मेरा नाम आयुष है। लोग कहते हैं कि किस्मत जन्म के साथ लिख दी जाती है और शायद मेरी किस्मत ने उसी दिन मुझसे दुश्मनी ठान ली थी जिस दिन मैंने इस दुनिया में आंखें खोली। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही हमेशा के लिए चली गई। एक नन्ही जान के सिर से ममता का साया उठ जाना आसान नहीं होता, मगर मेरे माँ बाप ने उस दर्द को मेरी कमजोरी नहीं बनने दिया। मुझे क्या पता था कि एक रात सब कुछ बदल देने वाली है। कमरे में घुप अंधेरा था। खिड़की के बाहर मूसलाधार बारिश जोरों से बरस रही थी, जैसे आसमान भी किसी अनहोनी की गवाही दे रहा हो। वो एक खौफनाक रात थी जिसने मेरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उसी वक्त मैं घर के दरवाजे पर खड़ा अपने पापा का इंतजार कर रहा था, बिल्कुल बेखबर कि वो अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई थी। एक नन्ही सी जान के लिए माँ का साया सर से उठ जाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे माँ बाप ने उस मुश्किल को मेरी जिंदगी का रोग नहीं बनने दिया। मेरे पापा का नाम अमन था, जो एक सरकारी विभाग में ऊंची पोस्ट पर थे। लोग कहते हैं कि एक मर्द के लिए अकेले बच्चे को पालना नामुमकिन होता है, खास तौर पर जब नौकरी भी करता हो। और मेरे पापा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा गए। मुझे याद है जब मैं थोड़ा होश संभालने लगा था तो सब रिश्तेदार, खास तौर पर मेरे कविन चाचा को, एक बार दादी ने पापा का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा था कि अमन बेटा, तू कब तक ऐसे अकेले आयुष को पालेगा? आयुष को माँ की ज़रूरत है, तू दूसरी शादी कर ले, ये बच्चा कैसे पालेगा? पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया, मेरे माथे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए दादी से बोले, माँ जी, अगर दूसरी आने वाली ने मेरे बेटे आयुष को वो प्यार नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा जिसका वो हकदार है? मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया है। मैं इसको सौतेली माँ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता हूँ। उसका बाप हूँ और मैं ही इसकी माँ भी। और सच में उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो सुबह सवेरे उठते, मुझे तैयार करते, नाश्ता करवाते और अपने साथ ऑफिस ले जाते। उनके ऑफिस में एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर मेरे खिलौने भी रखे हुए होते। वो फाइल निपटाते और बीच बीच में आकर मेरे साथ खेलते भी। मैं 4 साल की उम्र तक दुनिया की सबसे सेफ जगह अपने पापा के ऑफिस को समझता था। फिर जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो हमारा रूटीन बदल गया। वो मुझे खुद स्कूल छोड़ने जाते और वापसी पर भी गेट पर खड़े हुए मिलते। घर आकर वो मेरे लिए खाना बनाते, मेरी एक एक बात को पूरा करते। मुझे महंगे से स्कूल में एडमिशन भी करवाया। मेरे कपड़े, मेरे जूते, मेरा बैग, हर चीज़ बेहतरीन होती थी। मैंने कभी ये सवाल ही नहीं किया कि मेरी माँ कहाँ है, क्योंकि पापा के प्यार ने मेरे दिल में कभी कोई कमी पैदा ही नहीं होने दी। मैं 8 साल का था जब मुझे दुनिया की चीज़ों की समझ आने लगी। पापा मुझे अक्सर खरीदारी के लिए साथ ले जाते। वो मुझे हर चीज़ की कीमत बताते थे, ये सिखाते कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी खराब है। हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे हम दोनों बाप बेटे की एक अलग ही दुनिया है जिसमें दुख का कोई हिस्सा ही नहीं। एक दिन हम बाजार में थे कि पापा को पैसों की जरूरत पड़ी। वो मुझे लेकर एक एटीएम मशीन के केबिन में दाखिल हुए और मैं हैरत से उस मशीन को देख रहा था जिसमें बटन लगे हुए थे। पापा ने अपनी जेब से एक कार्ड को निकाला और मशीन के अंदर डाल दिया। उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले कि आयुष बेटा देखो, ये एक जादुई कार्ड है। जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम इस मशीन में डालते हैं और पैसे बाहर आ जाते हैं। तो मैंने मासूमियत से आंखें फाड़ कर पूछा, पापा क्या ये मशीन सबको पैसे देती है? पापा ने हंसते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा और संजीदगी से समझाने की कोशिश करने लगे कि नहीं बेटा, ये मशीन सिर्फ तब पैसे देती है जब हम इसको एक सीक्रेट कोड बताते हैं, उसको पिन कोड कहते हैं। और अगर ये कोड गलत हो जाए तो फिर मशीन भी नाराज हो जाती है और कार्ड वापस नहीं करती। फिर पापा ने मुझे गोद में उठाया ताकि मैं पिन कोड देख सकूं। उन्होंने मेरे कान में हल्की आवाज में कहा कि देखो, मैं तुम्हें अपना कोड बताता हूँ, ये हम दोनों का राज है, कभी किसी और को नहीं बताना। उन्होंने मेरी नन्ही सी उंगली पकड़कर 4 अंकों का कोड दबाया। मशीन से आवाज निकली और पैसे बाहर आ गए। मैं खुशी से ताली बजाने लगा। मुझे उस वक्त अंदाजा ही नहीं था कि ये छोटा सा सबक और वो 4 अंकों का कोड मेरी जिंदगी में आगे चलकर कितना ज्यादा जरूरी किरदार निभाने वाला है। पापा शायद जानते थे कि जमाना बहुत जालिम है, इसलिए वो मुझे वक्त से पहले ही समझदार बना रहे थे। उस दिन भी मैं खुशी खुशी स्कूल गया। पापा ने मुझे स्कूल के गेट पर उतारा और उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया
और मुझे हाथ हिलाकर बाय कहा। उनके चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट थी जो मेरा दिन खुशी से भर देती थी। अपना ख्याल रखना आयुष, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। आज हम तुम्हारी पसंद का खाना भी खाने चलेंगे। उनकी इस बात पर मैंने जोश से सर हिला दिया था और स्कूल के अंदर भाग गया। मैं नहीं जानता था कि ये मेरे पापा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं जानता था कि वो हाथ जो मुझे बाय कह रहा है अब कभी भी मेरे सर पर हाथ नहीं रख सकेगा। स्कूल से छुट्टी हुई तो मैं गेट पर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। हमेशा वक्त से पहले पहुंचने वाले पापा आज मौजूद ही नहीं है। बारिश तेज हो गई थी। बाकी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जा रहे थे और मैं अकेला खड़ा हुआ बारिश की बूंदों को देख रहा था। अचानक से एक पुलिस की जीप और एक एम्बुलेंस स्कूल के गेट पर आकर रुक गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर मेरे कविन चाचा, जो मेरी माँ की मौत पर भी पापा को दिलासा देने नहीं आए थे और जिनसे हम साल में शायद 1 या 2 बार ही मिलते थे, वो वहां पर मौजूद थे। वो दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। अरे मेरे भाई, क्या हो गया आपको? हम सबको ऐसे छोड़कर कहाँ चले गए? और मैं हैरान था कि ये वही चाचा है जो हमेशा पापा से जलते थे और जायदाद के बंटवारे पर लड़ाई करते थे। पापा की लाश बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। बताया गया कि एक बहुत बड़े ट्रक ने उनकी कार को कुचल दिया और इस तरह मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मैंने लोगों की टांगों के बीच से रास्ता बनाया और चारपाई के पास पहुंचा। मैंने पापा के चेहरे से कपड़ा हटाने की कोशिश करी तो चाचा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, मत देखो, तुम डर जाओगे। तो मैंने चीख कर कहा कि मुझे पापा से बात करनी है। वो सुबह कहकर गए थे कि हम खाना खाने बाहर जाएंगे, वो ऐसे नहीं सो सकते हैं। तो चाचा ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मेरे कान में बोले कि तेरे पापा ऊपर वाले के पास चले गए और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। अब मैं हूं ना तेरा बाप, तेरा सहारा, तेरा सब कुछ। मैं पापा के पास बहुत रोया क्योंकि पहली बार पापा मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। वो खामोश लेटे हुए थे, हमेशा के लिए खामोश। मुझे नहीं पता था कि उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी। पापा के अंतिम संस्कार के बाद कविन चाचा और चाची, साथ में उनके 2 बेटे, हमारे ही घर में आकर बस गए थे। कुछ दिन तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा तो सब कुछ ठीक रहा था, पर जैसे ही लोग अपने अपने घरों को लौट गए, मुझ पर जुल्म की रात छा गई। वो घर जो मेरा था, जहाँ का मैं शहजादा और मालिक था, वहां पर मेरी हैसियत एक नौकर से भी ज्यादा बुरी हो गई। पापा के कमरे पर चाचा ने कब्जा कर लिया और मुझे स्टोर रूम जैसे एक छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया। एक दोपहर की बात है, जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो मैं किचन में गया जहाँ पर चाची खाना पका रही थी। तब मैंने उनसे डरते डरते कहा कि चाची, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना दे दीजिए। उसी पल चाची ने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच जोर से भगोने पर मारा और गुस्से से मेरी तरफ मुड़ गई। बड़ा आया, भूख लगी है, सारा दिन तो बस ठूसने को चाहिए इस मनहूस को। तेरी माँ तुझे पैदा करते ही मर गई और बाप को भी तूने ही खाया है। जब देखो मुंह उठाकर खाना मांगने के लिए आ जाता है। मैंने उनसे सिसकते हुए कहा, पर पापा तो मुझे वक्त पर खाना खिलाते थे। ये सुनते ही चाची के तन बदन में आग लग गई। वो तेजी से आगे बढ़ी और मेरा कान जोर से मरोड़ दिया। मेरी चीख निकल गई। खबरदार, जो मरे हुए इंसान का नाम लिया, वो अब मर गया है, राख हो गया। अब वो यहाँ पर रोटी खिलाने नहीं आएगा। रोटी खानी है तो काम करना पड़ेगा। जाओ, जाकर बर्तन धो, तब मिलेगी तुम्हें रोटी। फिर मैं रोता हुआ सिंक की तरफ चला गया। मेरे नन्हे से हाथों से वो बड़े बड़े भगोने और बर्तन नहीं संभल रहे थे, पर पेट की आग बुझाने के लिए मैंने जैसे तैसे करके बर्तन धो दिए। उस रात मुझे रोटी मिली, जिसको खाकर मैं अपने कमरे में जाकर पापा की फोटो से लिपटकर बहुत ज्यादा रोया था। इस तरह ही दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। कविन चाचा ने पापा की सब जायदाद और बैंक बैलेंस के कागजात पर जाली अंगूठे और साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया था और मुझे स्कूल से हटा दिया गया, क्योंकि चाचा का कहना था कि इतने महंगे स्कूल का खर्चा वो नहीं उठा सकते, उनके लिए ये भारी है। हालांकि वो मेरे ही पापा के पैसों पर ऐश कर रहे थे। उनके अपने नालायक बेटे उसी महंगे स्कूल में जाने लगे और मैं घर का छोटा मोटा सा काम करने लगा था। कभी कभी चाचा मुझे पास बिठाते और बहुत अजीब सी नज़रों से घूरते हुए कहते कि आयुष, तेरे पापा ने बहुत माल कमाया था, पता नहीं उसको कहाँ पर छुपा कर रखा है। उन्होंने कभी तुझे किसी लॉकर या फिर सीक्रेट जगह के बारे में बताया था क्या? और मैं खामोश रहता। मुझे पापा की एटीएम वाली बात अच्छे से याद थी, पर मैंने कभी भी जुबान नहीं खोली थी। मेरे दिल में एक अनजाना सा डर था
कि अगर मैंने वो बात बता दी तो शायद ये लोग मुझे जान से मार देंगे और वो सारे पैसे भी हड़प लेंगे। वैसे भी पापा ने मुझसे कहा था कि ये हमारा राज है और मैं इस राज का हिस्सा था। अब ठंड भी शुरू हो गई थी, पर मेरे पास पहनने को गर्म कपड़े ही नहीं थे। मेरे अपने महंगे और अच्छे कपड़े अब चाचा के बेटों के जिस्म पर नजर आते थे और मैं पुराने फटे हुए कपड़ों में ठिठर रहा होता। एक रात ठंड बहुत ज्यादा थी, दांत कपकपा रहे थे। मैं पापा के पुराने कमरे में छुपकर घुस गया ताकि वहां से कोई ना कोई गर्म कपड़ा ले लूं और खुद को सुकून दे सकूं। फिर अलमारी खोली तो सामने पापा का पुराना सा कंबल पड़ा हुआ था, जिसको वो हमेशा अपने साथ में रखते थे। वो कहते थे कि ये उनको उनकी माँ ने दिया था। घर में हर तरह की सहूलत होने के बावजूद भी पापा को सुकून उस कंबल में ही मिलता था। मैंने वो कंबल सीने से लगा लिया तो मुझे पापा की खुशबू आई। ऐसा लगा कि जैसे पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया हो। मैं वहीं जमीन पर वो कंबल ओढ़कर लेट गया। काफी टाइम के बाद मुझे किसी के होने का एहसास हुआ था। मैं अभी सोने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से दरवाजा खुला और कविन चाचा अंदर आ गए। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। उन्होंने मुझे पापा के कंबल में लिपटा हुआ देखा तो उनके चेहरे पर एक जालिम सी मुस्कुराहट आ गई। तो शहजादे साहब, आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं? उठो, चलो मेरे साथ। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। कहाँ पर? तो चाचा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जो बाहर से तो प्यार से भरा था, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत ही सख्त थी। तुझे तेरे बाप से मिलाने ले जाऊं? क्या पता वहां पर तेरे बाप को तुझसे कोई बात करनी हो और शायद वो कुछ बता दे कि उन्होंने बाकी दौलत कहाँ पर छुपाई है। मैंने चाचा की तरफ देखा। एक बच्चे के लिए अपने बाप के बारे में यह बात सुनना कितने सुकून की हो सकती थी। क्या वो सच में बात करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो तो सही। चाचा ने वही पुराना कंबल मेरे पास अच्छी तरह से लिपटा लिया और मुझे गोद में उठा लिया। मैं बहुत खुश था कि चाचा मुझे शमशान घाट लेकर जा रहे हैं, जहां पापा का अंतिम संस्कार हुआ था। पर मैं नहीं जानता था कि ये सफ़र मुझे पापा की याद की जगह एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापसी का रास्ता भी बहुत मुश्किल था। चाचा मुझे लेकर बाहर निकले तो बारिश अभी भी हो रही थी। गाड़ी में बैठते हुए मैंने सोचा कि शायद आज मेरी प्रार्थना सुनी गई है, पर मुझे क्या खबर थी कि आज की रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। गाड़ी के वाइपर तेजी से चल रहे थे, पर बाहर होती मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पिछले सीट पर बैठा हुआ पापा के इस पुराने से कंबल में सिमटा हुआ कांप रहा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी घुटन थी, शायद इसलिए कि शायद कवीन चाचा लगातार खामोश थे और बार बार पीछे देखने वाले शीशे से मुझे घूर रहे थे। उनकी नज़र में एक ऐसा डर था जिसको मैं उस वक्त समझ ही नहीं पाया था। मैंने डरते डरते अपनी नन्ही सी आवाज़ में पूछा कि चाचा, शमशान घाट बहुत दूर है क्या? इतनी रात गए, वहां पर जाने से हमें डर तो नहीं लगेगा? तब चाचा ने मुझे बिना पीछे मुड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, चुप करके बैठो, ज्यादा सवाल मत करो। हम शमशान घाट नहीं जा रहे, हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसका मतलब वो जिंदा है। मैंने जोश से कंबल को अपने सीने से और ज्यादा खींच लिया था। शायद चाचा मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। मैंने खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकने की कोशिश करी, पर बारिश की बूंदें और गाड़ी की रफ्तार ने सब कुछ धुंधला कर दिया। कुछ देर के बाद गाड़ी सुनसान से इलाके में दाखिल हुई। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी कम थी और जो थी वो हल्की जल रही थी। फिर गाड़ी पुरानी इमारत के सामने आकर रुक गई। उस इमारत के लोहे का बड़ा सा गेट बंद था और उसके ऊपर एक हल्की सी रोशनी का बल्ब जल रहा था। चाचा ने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया, बल्कि वो वहीं पर बैठे बैठे मुझे हुक्म देने लगे कि नीचे उतरो, जल्दी। और मैं हैरान हुआ, यहाँ पर? लेकिन चाचा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या पापा अंदर हैं? तो चाचा ने गुस्से से दरवाज़ा खोला, बाहर निकले और पिछला दरवाज़ा खोलकर मुझे बाजू से पकड़कर बाहर खींच लिया। बारिश का ठंडा पानी सीधा मेरे मुंह पर लगा। मैंने ठंड से सिकुड़ते हुए कंबल अपने सर पर डाल लिया। चाचा मुझे उस बड़े से गेट के सामने बने हुए एक छोटे से छज्जे तक लेकर गए, जो बारिश से थोड़ा सा बचा हुआ था। उन्होंने मुझे वहां पर बिठाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोले कि यहाँ पर बैठो, यहाँ से हिलना मत, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, फिर हम अंदर जाएंगे। अंदर ही हैं तुम्हारे पापा। और उस लम्हे भी मैंने मासूमियत से सर हिला दिया। ठीक है चाचा जी, मैं यहीं पर बैठा हूँ, आप जल्दी आइएगा। फिर चाचा पलटे और तेजी से गाड़ी की तरफ भागे। वो गाड़ी में बैठे और एक पल भी खराब किए बिना गाड़ी को रिवर्स गियर में डाला।
मैं वहां पर बैठा हुआ उनको देख रहा था। उम्मीद कर रहा था कि वो गाड़ी मोड़कर वापस आएंगे, पर गाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया और फिर तेजी से अंधेरे में गायब हो गए। मैं वहीं पर बैठा रहा। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट से 10 मिनट गुजर गए। बारिश की तेजी बढ़ती ही जा रही थी। मेरे आसपास सन्नाटा था, सिर्फ बादलों की गरज और बारिश के गिरने की आवाज थी। मुझे अचानक से डर लगने लगा। चाचा, मैंने कांपती हुई आवाज में उनको पुकारा, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। चाचा, आप कहाँ पर है? इस बार मैंने थोड़ा सा जोर से आवाज लगाई। मेरी आवाज उस वीरान सड़क पर गूंजती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुझे छोड़कर चले गए। शायद गाड़ी खराब हो गई है, या शायद वो रास्ता भूल गए। मैं अपने दिल को तसल्ली देने लगा था। मैंने अपने घुटनों के पास बाजू लपेट लिए और सर घुटनों में रख लिया। इंतजार की ये घड़ियां कितनी ज्यादा लंबी थी, मुझे अंदाजा ही नहीं था। मेरी आंखें भारी होने लगी और थकान और ठंड की वजह से मैं वहीं गेट के साथ टेक लगाए हुए सो गया। अचानक से मेरे जिस्म में ठंड की एक तेज लहर दौड़ गई, जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मेरी आंख खुली तो बारिश रुक गई थी, पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मेरे दांत बज रहे थे। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। मुझे फौरन से याद आया कि मैं चाचा के साथ ही यहाँ पर आया था। मैंने इधर उधर देखा, पर ना वहाँ कोई गाड़ी थी और ना ही चाचा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अनजाने से डर ने मुझे जकड़ लिया। वो मुझे पापा के पास लाने वाले थे, पर ये तो कोई वीरान और अजनबी सी जगह थी। क्या चाचा मुझे भूल कर चले गए, या फिर उन्होंने मुझे जानबूझकर यहाँ छोड़ दिया? ये ख्याल आते ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने खुद को और पापा के कंबल में छुपाने की कोशिश करी। मैंने ठंड से बचने के लिए कंबल का कोना पकड़कर उसको अपने गले के पास लपेटने के लिए ठीक किया, तो मुझे कंबल के निचले हिस्से में सिलाई के अंदर कुछ सख्त सी चीज महसूस हुई। ये कोई आम कपड़ा या रुई नहीं थी। मैंने हैरत से अपने आंसू साफ किए और अंधेरे में टटोलने लगा। वो चीज सख्त और प्लास्टिक जैसी ही थी। मेरे अंदर अब बेचैनी जागी। मैंने कंबल के उस कोने को अपनी छोटी उंगलियों से उधेड़ना शुरू कर दिया। उसके धागे पुराने हो गए थे, इसलिए वो आसानी से टूट गए। मैंने हाथ अंदर डाला और वो चीज बाहर निकाली। स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी में मैंने देखा कि एक नीले रंग का कार्ड था। उसके ऊपर सुनहरे शब्दों में लिखा हुआ था। मैं जब इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाता था, पर मैंने पढ़ना शुरू करा। AAYUSH, आयुष। मेरे मुंह से एकदम से निकला। अरे, ये तो मेरा ही नाम था। ये एक बैंक कार्ड था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पापा के पास होता था। और उस कार्ड के साथ एक छोटी सी पर्ची भी चिपकी हुई थी, जिस पर 4 अंक लिखे हुए थे। मेरा दिमाग तेजी से घूमने लगा। मुझे वो दिन याद आया जब पापा मुझे एटीएम लेकर गए थे और उन्होंने कहा था कि ये 4 अंकों का कोड हमारा राज है। मैंने पर्ची पर लिखे हुए नंबर पढ़े तो ये वही नंबर थे। मेरे नन्हे से दिमाग में ये बात बैठ गई कि कार्ड पापा ने मेरे लिए ही रखा था, पर वो कंबल के अंदर क्यों था? क्या पापा को पता था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है? अभी मैं इन सब में ही खोया हुआ था कि अचानक से मेरे पीछे मौजूद लोहे का भारी गेट चरचराहट के साथ खुल गया। मैं डर की वजह से उछल पड़ा और कार्ड जल्दी से अपनी जेब में छुपा लिया। तभी वहां गेट से एक अधेड़ उम्र आदमी बाहर निकला, जिसके हाथ में टॉर्च थी। उसने टॉर्च की रोशनी सीधी मेरे चेहरे के ऊपर डाली। मैंने अपनी आंखों के आगे हाथ रख लिया। कौन है वहां पर? इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हो? उस आदमी की आवाज में सख्ती थी, पर लहजा नरम था। मैं सहमी हुई आवाज में बोला कि मैं आयुष हूँ, मैं अपने चाचा का इंतजार कर रहा हूँ। वो आदमी पास आया और मेरे सामने झुक गया। उसने मेरे भीगे हुए कपड़े और मेरे पास लिपटा हुआ पुराना सा कंबल देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी आ गई। बेटा, यहाँ पर अब कोई चाचा नहीं आने वाले। तुम्हें यहाँ पर कब से बैठाया हुआ है? मैंने रोते हुए कहा कि बहुत देर हो गई। वो कह रहे थे कि गाड़ी पार्क करके आ रहे हैं। मेरी बातें सुनकर वो आदमी सब कुछ समझ गया। उसने अफसोस से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ अंदर आ जाओ बेटा, बाहर मत रहो। बाहर बहुत ठंड है। ये अनाथ आश्रम है। यहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिनका कोई घर नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। तो मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, पर मेरा घर तो है। मेरे पापा ने बहुत प्यारा घर बनाया है। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ। मेरे चाचा बस अभी आते ही होंगे। उन्होंने ठंडी आह भरी और नरमी से बोले कि तुम्हारे चाचा तुम्हें यहाँ पर छोड़ कर गए हैं आयुष। वो अब वापस नहीं आएंगे। अगर उनको वापस आना ही होता तो वो तुम्हें बारिश में ऐसे बाहर नहीं बैठाते। चलो अंदर चलो। उस बात ने मेरे दिल में एक गहरी तकलीफ ला दी। वो वापस नहीं आएंगे, ये बात मेरे दिमाग में उतर गई और खामोशी से उसके साथ मैं अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था
जहाँ बहुत से बच्चे जमीन पर सो रहे थे। मुझे भी एक कोने में जगह दे दी गई। मैं सारी रात जागता रहा। मेरी मुट्ठी में वो कार्ड दबा हुआ था जो अब मेरी आखिरी उम्मीद था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अनाथ आश्रम का मंजर बहुत साफ था। वहां पर बहुत से बच्चे थे, कुछ खेल रहे थे तो कुछ रो रहे थे। मुझे अनाथ आश्रम के ऑफिस में बुलाया गया। मैं वहां गया तो वही आदमी बैठा हुआ था जो रात मुझे अंदर लेकर आया था। वो उस अनाथ आश्रम के हेड थे जिनको सब बच्चे सरजी कहते थे। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया और प्यार से पूछा कि बेटा सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ कौन छोड़कर गया और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तब मैंने कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अपनी जेब से वो बैंक का कार्ड और पर्ची निकालकर उनके सामने मेज पर रख दी। सरजी ने हैरत से उस कार्ड को उठाया और उसको उलट पलट कर देखा। ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने रोनेहाई आवाज में कहा कि ये मेरे पापा का है। उन्होंने ये कंबल में छुपाकर रखा हुआ था। उस पर मेरा नाम लिखा है और ये जो पर्ची है इसका कोड है। पापा कहते थे कि इस मशीन से पैसे निकलते हैं। सरजी हैरान रह गए। उन्होंने कार्ड पर मेरा नाम पढ़ा और फिर पर्ची को देखा। वो कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे, फिर मुस्कुराकर बोले कि तुम्हारे पापा बहुत समझदार इंसान लगते हैं। शायद उनको पता था कि उनके जाने के बाद उनके बेटे के साथ क्या सुलूक होगा। ये तुम्हारा है बेटा, अगर इसमें कुछ भी पैसे हुए तो वो सिर्फ तुम्हारे ही होंगे। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उनको देखा। क्या हम देख सकते हैं कि इसमें कितने पैसे हैं? मैं इन पैसों से अपने घर पर वापस जाना चाहता हूँ। मैं वो घर चाचा से वापस लेना चाहता हूँ। तो सरजी ने सर हाँ में हिलाया। हाँ, हम देख सकते हैं, चलो मेरे साथ। वो मुझे लेकर करीब के बाजार में मौजूद एक एटीएम मशीन पर लेकर गए। रास्ते में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या सच में उसमें पैसे होंगे? ये चाचा ने जैसे घर और गाड़ी हथिया ली वैसे ही बैंक के पैसे भी निकाल लिए होंगे। पर ये कार्ड तो छुपा हुआ था। फिर हम मशीन के सामने पहुंचे। मेरा कद छोटा था, इसलिए सरजी ने मुझे उठाकर मशीन के बटनों तक पहुंचाया। उस लम्हे मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कार्ड मशीन के अंदर डाला। मशीन ने कार्ड को ले लिया और कोड मांगा। फिर मैंने कांपते हुए हाथों से वही 4 अंकों के कोड को दबाया जो उस पर्ची पर लिखे हुए थे। मैंने आंखें बंद करके प्रार्थना की कि ऐ ऊपर वाले मदद करना, और मशीन में बीप की आवाज़ निकली और स्क्रीन में कोई इंटरफेस खुल गया। वहां पर ऑप्शन आ रहा था बैंक इंक्वायरी। तो सरजी ने मुझे एक बटन दबाने का इशारा किया। मैंने उस बटन को दबाया और कुछ सेकंड के इंतजार के बाद स्क्रीन पर कुछ अंक दिखे। सरजी की आंखें हैरत से फैल गईं। मैं अगर चाहे छोटा था, पर इकाई, दहाई, सैकड़ा का हिसाब स्कूल में सीख चुका था। उस पर नजर आने वाली रकम हजारों या लाखों में नहीं थी, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा थी। सरजी ने एकदम से मेरे सर पर हाथ रखा और जज्बाती लहजे में बोले कि ऊपर वाले तेरा शुक्र है। आयुष बेटा, तुम जानते हो कि ये कितने पैसे हैं? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक पूरी दुनिया छोड़ दी है। वो तुम्हारे साथ तो नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हारा सहारा बनने का इंतजाम पहले ही कर दिया था। मेरे होश उड़ने लगे। एटीएम में बहुत से पैसे थे। मैंने वहां से कुछ 1000 रुपए निकलवाए। मशीन से नोट निकलते देखकर मुझे पापा की बहुत याद आ गई कि ये जादुई कार्ड है। एटीएम मशीन की स्क्रीन पर चमकते उन अंकों ने मेरी जिंदगी का रुख मोड़ दिया था। मैंने कांपते हुए हाथों से पैसे निकाले और उनको अपनी जेब में रख लिया। मेरा दिल एक अजीब से सुकून और ताकत से भर गया था। फिर अनाथ आश्रम वापसी का सफर खामोशी में निकला, पर यह खामोशी अब डर की नहीं बल्कि अब एक नए मोड़ की थी। जब हम अनाथ आश्रम वापस पहुंचे तो सरजी मुझे सीधा अपने ऑफिस में लेकर गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मेरे सामने बैठ गए। उनके चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने हल्के लहजे में कहा कि आयुष बेटा, ये दौलत तुम्हारी है, पर याद रखना, जिस सांप ने तुम्हारे पापा को डसा है वो अभी भी मौजूद है। अगर तुम्हारे चाचा को खबर हो गई कि अमन साहब ने तुम्हारे नाम इतनी बड़ी रकम भी छोड़ी है तो वो तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। हमें इस राज को राज ही रखना होगा। मेरी उम्र कम थी, पर हालात ने मुझे वक्त से पहले ही बड़ा कर दिया था। सर जी, मैं ये सिर्फ पैसे अपने लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए खर्च करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी बच्चा ठंड से ठिठरे या फिर भूखा सोए। सरजी की आंखों में नमी उतरने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे माथे को चूम लिया। तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा राज अपने तक ही रखूंगा और तुम्हारा ख्याल भी। उस दिन के बाद अनाथ आश्रम का नक्शा ही बदलने लगा था। सरजी ने बड़ी होशियारी से काम लिया। वो थोड़ा थोड़ा पैसा निकलवाते और अनाथ आश्रम की ज़रूरत को पूरा करते। किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई कि ये मदद कहाँ से आ रही है। बच्चों के लिए नए गद्दे आए, गर्म कंबल का इंतजाम हुआ
और सबसे बढ़कर हमारे लिए बेहतर ट्यूटर का बंदोबस्त किया गया। मैंने पैसों से अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का फैसला किया। मैं जानता था कि ये सिर्फ दौलत मुझे मेरे खोई हुई जगह वापस नहीं दिला सकती। मुझे ताकत चाहिए थी और वो ताकत मुझे पढ़ाई और कानून से मिलती। इस तरह ही दिन महीनों में और महीने साल में बदलते चले गए। मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। हम सब एक ही फैमिली की तरह रहते थे। मैं उनका बड़ा भाई बन गया था और उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करके मुझे बहुत सुकून मिलता, वो मैं बता ही नहीं सकता। कभी कभी मैं रात को छत पर जाकर बैठता और आसमान की तरफ देखकर पापा से बातें करता। पापा, आप देख रहे हैं ना, मैं उन सब का ख्याल रख रहा हूँ जैसे आप मेरा रखते थे। दूसरी तरफ उस शहर से कविन चाचा की खबर उड़ती हुई हम तक पहुंचती। सुना था कि उन्होंने पापा की जायदाद बेचकर शहर के महंगे इलाके में एक बड़ा सा बंगला खरीद लिया। वो और उनके बेटे ऐश की जिंदगी में डूबे हुए थे। कभी कभी मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उनसे पूछूं कि मेरा कसूर क्या था, पर सर जी हमेशा मुझे रोक लिया करते। वो कंधे पर हाथ रखकर कहते कि सब्र करो आयुष, इंतकाम लेने का तरीका ये है कि तुम खुद को इतना काबिल बना लो कि तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, बल्कि वक्त उनको तुम्हारे पास लेकर आ जाए। कुदरत की लाठी बेआवाज है बेटा, वो अपना हिसाब खुद ही चुकाती है। मैंने उनकी बात को गांठ बांध दिया था। मैंने दिन रात एक कर दिया। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता, कॉलेज में टॉप भी किया और फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मेरी हर कामयाबी के पीछे मेरे पापा की वो कमाई और सर जी की परवरिश थी। मैंने कानून की डिग्री हासिल कर ली, पर मेरा मकसद वकील बनना नहीं, मेरा मकसद तो कुछ और था। मैं वो बनना चाहता था जिससे जालिम डरते हों। मैं अपने पापा की तरह सरकारी विभाग वाला नहीं बनना चाहता था, पर उनसे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता था कि मैं सिस्टम के अंदर रहकर उन घाव का इलाज कर सकूं जिन्होंने मेरे और मुझ जैसे कई बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की। मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। मैं दिन में अनाथ आश्रम का इंतज़ाम संभालता, छोटे बच्चों को पढ़ाता और रात फिर से जागकर अपनी किताबों में खोया रहता। मेरी आंखें लाल रहती, सर में दर्द रहता, पर मैंने आराम को खुद पर हावी नहीं होने दिया। फिर इम्तिहान के दिन करीब आए। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी। इसके बाद इंटरव्यू का स्टेप शुरू हुआ। वहाँ सामने बैठते हुए मुझे पापा याद आए। उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया था। इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर ने मुझसे पूछा कि आयुष, आप पुलिस ऑफिसर ही क्यों बनना चाहते हैं? तुम्हारे पास तो और भी बहुत से रास्ते हैं। तो मैंने कॉन्फिडेंस से भरे लहजे में जवाब दिया कि सर, मैंने बचपन में देखा है कि जब कानून कमज़ोर पड़ता है तो अनाथों के सर से छत छीन ली जाती है। मैं वो दीवार बनना चाहता हूँ जिससे टकराकर जुल्म का तूफान वापस मुड़ जाए। मेरे पापा एक ईमानदार आदमी थे। मैं उनका अधूरा मिशन पूरा करना चाहता हूँ। मेरे जवाब में ऐसा दर्द और सच्चाई थी कि पूरा पैनल खामोश हो गया। रिजल्ट का जब दिन आया तो मैं अनाथ आश्रम की बैठक में बच्चों के बीच में बैठा हुआ था। सर जी लैपटॉप पर लिस्ट चेक कर रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक जोरदार आवाज लगाई, अरे आयुष बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया। आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे मुझसे लिपट गए। सर जी की आंखों में से खुशी के आंसू जारी हो गए थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। पापा, आपका बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया। ट्रेनिंग का मोड़ बहुत ज़्यादा सख्त था। मेरे गुजरे हुए वक्त की सख्तियों के सामने ये कुछ भी नहीं थे। मैंने हर मुश्किल पर खुद को साबित किया। पासिंग आउट पीरियड वाले दिन जब मेरे कंधे पर सितारे सजाए गए तो मेरे साथ कोई खून का रिश्तेदार नहीं था, पर सर जी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बाप बनकर मेरे कंधे पर बैज लगाए। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे कीमती पल था। अपने ही शहर में मैं एसपी की पोस्ट पर तैनात किया गया। वही शहर था जहाँ पर कभी मुझे बारिश की रात में धुतकार दिया गया था और आज मैं इस शहर का रखवाला बनकर लौटा। मेरी पहली पोस्टिंग के बीच ही मेरा सामना रिश्वत और सिफारिश से भी हुआ। मेरे ऑफिस में बड़े बड़े सियासत वाले और हर तरह के लोग आते और नोटों की गड्डी मेरी मेज पर रखते। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने मेरे सामने नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस रख दिया और कहा कि एसपी साहब, ये आपके लिए मिठाई है, हमारा छोटा सा काम कर दीजिए, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने नफरत से उस ब्रीफकेस को देखा और कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। मेरी आवाज में वो गरज थी जो सालों पहले दब गई थी। मैं अमन साहब का बेटा हूँ। मेरी कीमत लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना हथकड़ी तुम्हारे हाथों में होगी। वो आदमी मेरा चेहरा देखता रह गया और अपना सामान लेकर चला गया। इस तरह शहर में धूम मच गई थी कि एक नया एसपी बहुत सख्त और ईमानदार आया है।
मुझे पता था कि ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है, पर मैं हर कीमत चुकाने को तैयार था। मैंने अपनी सैलरी और पापा की छोड़ी हुई रकम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। मैंने उस अनाथ आश्रम को एक बहुत अच्छे स्कूल और हॉस्टल में बदल दिया। वहाँ पर हर वो सहूलत दी जो मुझे बचपन में नहीं मिली थी। मैं अक्सर वर्दी में वहाँ पर जाता और बच्चों के साथ वक्त गुजारता। अब मेरी उम्र 28 साल हो गई थी। मैं एक कामयाब, ताकतवर और इज्जतदार आदमी बन गया था। पर एक तकलीफ थी जो अभी भी बाकी थी। कविन चाचा और उनकी फैमिली। मैंने अपने जरिए से उनकी खबर रखना शुरू कर दी थी। मुझे पता चला कि उन्होंने हमारी दौलत जो कब्जाई थी, उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया। चाचा के दोनों बेटे जो कभी मेरे महंगे स्कूल में पढ़ते थे, अब वो बिगड़ गए थे। एक बड़ा बेटा जुए खेलने का आदी बन गया और छोटा बदमाश बन गया। कविन चाचा बीमार रहने लगे और उनकी दौलत तेजी से खत्म हो रही थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ फाइल देख रहा था कि मेरा सिपाही अंदर दाखिल हुआ और उसके हाथ में फाइल थी। उसने सैल्यूट किया और बोला कि सर, किसी की जान लेने का केस आया है। 2 लड़कों ने नशे की हालत में एक दुकानदार को जान से मार दिया। हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है, पर उनका बाप बाहर शोर मचा रहा है। वो कह रहा है कि उसके बच्चे बेकसूर हैं। मैंने सर उठाकर पूछा कि क्या नाम है उन लड़कों का। सर, एक का नाम राहुल है और एक का नाम चेतन। मेरे कलम की हरकत रुक गई। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल भी अजनबी नहीं थे। ये तो मेरे चचेरे भाइयों के नाम थे। मैंने सर उठा लिया और सिपाही की आंखों में देखा। और उनके बाप का क्या नाम है? सर, कवीन नाम है। ये नाम सुनते ही मेरे दिमाग में वो बारिश वाली रात घूम गई, वो ठंडी रात और अनाथ आश्रम का गेट। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुदरत ने अपना खेल खेल लिया था। वो लम्हा आ पहुंचा था जिसका सरजी ने मुझसे जिक्र किया। मैंने गहरी सांस ली और कुर्सी के पीठ से टेक लगा ली। मैंने अपने सिपाहियों से कहा कि उनको हवालात में डाल दो और उनके बाप से कहो कि अगर वो अपने बेटों की रिहाई चाहते हैं तो उनको खुद एसपी साहब के सामने पेश होना पड़ेगा। इस बात से सिपाही हैरान हुआ कि मैं इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा हूँ, पर उसने हुक्म को माना कि जी सर। उसके जाने के बाद मैं उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर मौसम बहुत भारी था, बिल्कुल वैसे ही जैसी घटा छाई हुई थी जैसे 20 साल पहले उस रात थी। मैंने अपनी वर्दी को ठीक किया और आज अदालत लगने वाली थी और जज कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा था जिसको एक कंबल में लपेटकर कूड़े के ढेर की तरफ फेंक दिया गया था। अगले कुछ घंटे मेरे लिए बहुत ज्यादा भारी थे। मैं जानता था कि वो आने वाला है, वो आदमी जिसने मेरी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करी थी। आज वो मेरी चौखट पर भिखारी बनकर आने वाला था। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब मेरे ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। चपरासी ने अंदर आकर खबर दी कि सर, वो मुजरिम के पापा मिलने आए हैं। बहुत रो रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब के पैर पकड़ लूंगा, बस मेरे बच्चों को बचा ले। मैं अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरा रुख खिड़की की तरफ था और पीठ दरवाजे की तरफ। मैंने हाथ के इशारे से कहा कि भेज दो। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी सांस फूली हुई थी और वो बुरी तरह से कांप रहा था। साहब जी, ऊपर वाले का वास्ता है, मेरे बच्चे मासूम हैं, मुझ पर रहम खाइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये वही आवाज थी जो 20 साल पहले गरजती हुई मुझे सुनाई देती थी, जो मुझे डांटती थी, जो मुझसे पूछती थी कि तेरे बाप ने दौलत कहाँ पर छुपाई है। पर आज उस आवाज में ऐसी बेबसी थी। मैंने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई। मेरा चेहरा उस आदमी के सामने आया। उसकी नज़र जमीन पर थी, हाथ बंधे हुए थे। मैंने साफ लहजे में कहा कि सर उठाकर बात करिए, कविन साहब। मेरी आवाज सुनकर उस बूढ़े आदमी ने झटके से सर उठा लिया। उनकी धसी हुई आंखें मेरे चेहरे पर जम गई थी। एक लम्हे के लिए उनकी आंखों में पहचान की चमक आ गई, फिर हैरत और फिर डर, बहुत ज्यादा डर। उनके चेहरे को सफेद कर गया, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मेरे ऑफिस में सन्नाटे का आलम था। दीवार पर लगी हुई घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह बरस रही थी। मेरे सामने खड़ा हुआ बूढ़ा आदमी, जिसका नाम कविन था, पत्थर हुई आंखों से मुझे देख रहा था। उनके होठ कांप रहे थे और चेहरे का रंग लाल पड़ गया था। और कुछ बोलने की कोशिश की, पर शब्द उनके हलक में ही फंसकर रह गए। मैं कुर्सी से टेक लगाए सुकून भरे अंदाज में उनकी आंखों में झांकते हुए दोबारा से कहा, क्या हुआ कविन साहब, पहचाना नहीं आपने? या फिर 20 साल का टाइम इतना ज्यादा लंबा होता है कि खून के रिश्ते भी धुंधला जाते हैं। उनके घुटनों में जैसे जान ही नहीं रही हो। वो लड़खड़ाए और वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके मुंह से एक ही शब्द निकल पाया, आयुष। तब मैंने गहरी सांस ली
और अपनी कुर्सी से उठकर धीरे धीरे करीब गया कि जी हाँ, आयुष, वही आयुष जिसको आपने उस बारिश वाली रात में कचरे की तरह अनाथ आश्रम के गेट पर फेंक दिया था, वही आयुष जिसके सर से छत छीन ली गई। आपने अपने महल की बुनियाद रखी थी। आज आप उसके ऑफिस में इस आयुष के सामने अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आए हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथ चेहरे के ऊपर रख लिए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हिचकियां बंध गईं। एक वक्त था जब उस आदमी की आवाज से घर के दर और दीवार कांपते थे, पर आज ये मेरे कदमों में पड़ा हुआ किसी बच्चे की तरह बिलख रहा था। मुझे माफ कर दो आयुष, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैं अंधा हो गया था। दौलत की हवस ने मुझे जानवर बनाकर रख दिया था। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, पर देखो आज मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने उन्हें जमीन पर बैठे रहने दिया, क्योंकि ये जगह उन्होंने खुद अपने लिए ही चुनी थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा कि क्या हुआ आपकी उस दौलत का, वो पैसा, वो बैंक बैलेंस जिसके लिए आपने अपने भाई की निशानी को भी नहीं छोड़ा, कहाँ गया वो सब कुछ? तो उन्होंने रोते हुए सर हिलाया और कांपती हुई आवाज में अपनी बर्बादी की कहानी सुनाई। सब कुछ खत्म हो गया है आयुष, सब राख में मिल गया। मेरी नस्ल उजड़ गई। मेरा बड़ा बेटा जुए में सब कुछ हार गया। हमारा वो घर जो मैंने तुम्हारे हिस्से के पैसों से बनाया था, वो भी बिक गया। और छोटा बेटा बुरी संगत में पड़ गया। आज वो दोनों जेल में हैं और उन पर कत्ल का इल्जाम लगा है। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है कि मैं वकील कर सकूं। हम किराए के मकान में रह रहे हैं और फाकों तक नौबत आ गई है। उनकी बातें सुनकर मुझे सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब से इंसाफ का एहसास हुआ। कुदरत ने अपना हिसाब खुद कर दिया। वो आदमी जो मुझे अनाथ आश्रम पर छोड़ कर गया था ताकि सारी दौलत उनकी हो जाए, आज वो खुद ही पाई पाई का मोहताज बन गया था। मैंने मेज की तरफ कदम बढ़ाया और पानी का गिलास उठाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। पानी पीजिए। पानी पीने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था कि आयुष, तुम इतने बड़े अफसर कैसे बन गए हो? मैंने तो तुम्हें लवारिस छोड़ा था। तुम्हारे पास तो पहनने को कपड़े भी नहीं थे। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? बस वो पल था जब मुझे रास फाश करना था, जो 20 साल से मेरे सीने में कैद था, वो जो कुदरत ने कवीन साहब के साथ खेला था। मैं मुस्कुराया, एक जीत भरी मुस्कुराहट। आपको याद है उस रात जब आप मुझे अनाथ आश्रम लेकर जा रहे थे? आपने मुझे ठंड से बचने के लिए पापा का वो पुराना सा कंबल मेरे पास लिपटा दिया था। आपको वो कंबल बहुत बुरा लगता था ना? चाचा ने हैरत से मुझे देखा। हाँ, मुझे याद है। आप सारी जिंदगी पापा की दौलत ढूंढते रहे थे, उनके लॉकर छानते रहे, पर आप ये नहीं जानते थे कि पापा ने अपनी असली दौलत कहाँ पर छुपाई थी। वो बैंक के कार्ड, वो लाखों रुपए, वो सब पापा ने इस पुराने कंबल के अंदर सीकर रख दिए थे, जिसको आपने बेकार समझकर मेरे साथ ही फेंक दिया था। उनकी आंखें हैरत और सदमे से फटकर रह गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? जी हाँ चाचा जी, दौलत के लिए आपने अनाथ भतीजे को घर से निकाला। वो दौलत आपने अपने ही हाथों से उस भतीजे को दे दी थी। उसी दौलत से मैंने पढ़ाई की, इस दौलत से मैं अफसर बन गया और इस दौलत से मैंने आज इस अनाथ आश्रम को एक महल जैसा बना दिया। आपने मुझे मिट्टी में मिलाना चाहा था, पर आपने मुझे खजाने पर बैठा दिया। चाचा के चेहरे पर जो पछतावा था वो देखने लायक था। वो अपने हाथों को देख रहे थे जैसे कि उनको काट खाना चाहते हों। वो दौलत हाथ में नहीं थी और उन्होंने जहालत और नफरत में उसको खुद से दूर कर दिया। ये उनके लिए मौत से भी बुरी सजा थी। वो दोबारा से मेरे कदमों की तरफ झुके और मेरे जूते को पकड़ लिया। आयुष, मैं तबाह बर्बाद हो गया। मैं लुट गया हूँ। मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज मार डाला, पर मेरे बच्चे मासूम तो नहीं है। वो तुम्हारे भाई हैं। ऊपर वाले के लिए उनको बचा लो। वो जेल में मर जाएंगे, लोग उनको मार देंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे अंदर का इंसान जाग उठा। मेरा दिल दुखने लगा और साथ ही गुस्से से भी फट रहा था। वो सब मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गए जब मैं छोटा सा था और ये मुझे धुतकारते थे। पर फिर मुझे पापा की परवरिश याद आई। मुझे सर जी के वो शब्द याद आ गए कि इंतकाम का सही तरीका यह है कि तुम वो नहीं बनो जो वो हैं। अगर मैं आज उनको खाली हाथ वापस भेज देता तो मुझ में और चाचा में क्या ही फर्क रह जाता। मैं अमन साहब का बेटा आयुष था। मैं इतना छोटा तो नहीं हो सकता था। जब चाचा मेरे कदमों में गिरकर बिलख रहे थे तो मेरी परवरिश ने ये सब गवारा नहीं किया। मैंने आगे बढ़कर सिसकते हुए उनको बाजू से पकड़कर उठा लिया। वो अभी फूट फूट कर रो रहे थे। उनका जिस्म किसी सूखे हुए पत्ते की तरह कांप रहा था। मैंने उनको कुर्सी पर बिठाया और अपनी कुर्सी की तरफ वापस गया। मैंने फ़ोन उठाया और शहर के सबसे बड़े वकील का नंबर मिलाया। हेलो, मैं एसपी आयुष बात कर रहा हूँ।
एक केस है, कत्ल का इल्ज़ाम है 2 लड़कों पर, राहुल और चेतन। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप उनका केस लड़ें और उनकी ज़मानत का बंदोबस्त करें। फ़ीस की फ़िक्र नहीं करिए, वो मैं पर्सनल तौर पर खुद दूँगा। चाचा बेयकीनी से मुझे देख रहे थे कि जिस भतीजे को उन्होंने बर्बाद किया, वही आज उनके बच्चों को बचा रहा है। फ़ोन रखने के बाद मैंने दराज से चेकबुक निकालकर रकम का चेक काटकर उनके सामने रख दिया। ये कुछ पैसे हैं, इससे अपना इलाज करवाइए और घर का राशन डलवा लो। वकील अदालत पहुंच रहा है, वो आपके बेटों की जमानत भी करवा देगा। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि आयुष, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया? तुमने मुझे जेल में क्यों नहीं डाला? तुमने बदला क्यों नहीं लिया? मैंने खिड़की की तरफ खुद का रुख मोड़ लिया, जहां पर बारिश शुरू हो गई थी। बिल्कुल वैसी ही बारिश जैसे कि 20 साल पहले हो रही थी। बदला कमज़ोर लोग लेते हैं और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैंने ये सब इसलिए नहीं किया कि मुझे आपसे प्यार है या मैं वो सब कुछ भूल गया हूँ। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि ये मेरे पापा की परवरिश है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि आगे गिरने वालों को ठोकर नहीं मारते, बल्कि हाथ देकर उठाते हैं। वो उठकर खड़े हुए। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखना चाहा, मुझे अपने गले से लगाना चाहा। वो शायद समझ रहे थे कि इस मदद के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिश्ते भी जुड़ जाएंगे और फिर से वो मेरे चाचा जी बन जाएंगे। पर मैंने फौरन से कदम पीछे हटा लिए और अपना हाथ रोकने के लिए उठाया। मेरे चेहरे पर अब नरमी नहीं, बल्कि एक फैसला, भारी संजीदगी थी। वो सवाल भरी नजरों से मुझे देखने लगे। मैंने आपकी मदद की, आपके बेटे को बचाया, आपको खर्चा भी दिया और वादा करता हूँ कि हर महीने आपके घर पर पहुँचाता रहूँगा। आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात पूरी की। पर मुझसे किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखिएगा। ना मैं आपका भतीजा हूँ और ना ही आप मेरे चाचा हैं। हमारा रिश्ता खत्म हो गया जब आपने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया था और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। चाचा ने तड़पकर कहा कि आयुष बेटा, ऐसा मत कहो, मैं सुधर गया हूँ, मुझे एक मौका तो दो, हम सब मिलकर रहेंगे। मैंने सर नामे हिलाया। मेरे लहजे में अब वो फैसला था जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। नहीं कविन साहब, शीशा टूट जाए तो जुड़ सकता है, पर उसमें दरार हमेशा रहती है। और यहाँ तो कांच ही नहीं बचा, सिर्फ किरचियाँ ही किरचियाँ हैं। मैं आपका सहारा बन सकता हूँ, पर आपका अपना नहीं बन सकता। वो सर झुकाकर खामोश हो गए। अब उनको समझ आ गई थी कि वो क्या खो चुके हैं। वो दौलत जो शायद उनको दोबारा से मिल जाए, पर वो इज्जत और अपनापन जो उन्होंने खो दी थी, वो अब कभी भी वापस नहीं आ सकती। वो हल्के कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहुंचकर और मुड़कर नम आंखों से मुझे देखा और फिर वो सर झुकाकर बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैं काफी देर तक खिड़की से बाहर बरसती बारिश को देखता रहा। मेरा दिल आज बहुत ज्यादा हल्का था। मैंने अपना बोझ उतार लिया था। आज मुझे अनाथ आश्रम जाना था। वहां पर सरजी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी टोपी उठाई, सर पर रखी और ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर मेरी सरकारी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को अनाथ आश्रम चलने का कहा। रास्ते में बारिश और तेज हो गई थी। मैंने शीशे से बाहर देखा। सड़कें वीरान थी, पर मेरा मन रोशन हो रहा था। मैं जानता था कि चाचा उनके बेटे अब कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। मैंने उनकी ज़रूरत पूरी करके उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये एहसान नहीं था, ये मेरी जीत थी। जब अनाथ आश्रम में कभी मैं रोता हुआ बैठा करता था, आज वहां पर मेरे नाम की प्लेट लगी हुई थी, आयुष फाउंडेशन। सर जी बरामदे में खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा और दौड़कर उनके गले से लग गया। सर जी, ये सब तुमने कर दिखाया। बेटे, मुझे पता था तुमने आज अपने बाप की आत्मा को खुश कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि इंसान बड़ा दौलत से नहीं होता। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल अब छट रहे थे और उनके पीछे से चांद झांक रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे पापा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हों। उनकी वो बात मेरे कानों में गूंज रही थी कि ये पिन कोड हमारा राज है। हाँ, वो राज ही मेरी ताकत बन गया था। मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि कविन चाचा को हर महीने रकम तो भेजूंगा, पर कभी उनके घर पर नहीं जाऊंगा। क्योंकि सच तो ये है कि जो रिश्ते बारिश की रात में छोड़ जाएं, वो दौलत की धूल में वापस नहीं लिए जाते। मेरी दुनिया अभी अनाथ बच्चे और सरजी ही है, और यही मेरा असली परिवार बन गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।